हेलो, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इमोशनल स्टोरीज में। मेरा नाम है कनिका। आपके पसंद की कहानी सुनती हूँ। आज की कहानी का टाइटल है रिश्तों की परछाई। शिमला की सर्द हवाओं में एक अजीब सी चुप्पी थी उस दिन, जब आयुष और सिया ने शहर छोड़कर पहाड़ी इलाके में बसे एक पुराने बंगले में कदम रखा। बंगले का नाम था वृंदा विला, जो कभी किसी अंग्रेज अफसर का था और अब सालों बाद किसी एजेंट के जरिए बहुत सस्ते दामों में उन्हें मिला था। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना आयुष? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी गरम चाय की प्याली से भाप उड़ाते हुए दूर फैले चीड़ के जंगल को निहारा। हाँ, मगर थोड़ा ज्यादा ही सुनसान। आयुष ने संदेह से खिड़की के बाहर देखा। शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे, मगर उनके बीच पिछले 6 महीनों से एक अनकही खामोशी पनप रही थी। इस ट्रिप का मकसद था उस खामोशी को खत्म करना। सिया ने ये ट्रिप प्लान की थी ताकि दोनों एक दूसरे को फिर से महसूस कर सकें, पर आयुष जाने क्यों अब पहले जैसा नहीं रहा था। रात होते ही बंगले की पुरानी दीवारें चरमरा उठती थीं, जैसे कोई बुदबुदाता हो, बहुत धीरे धीरे। सिया को पहली रात ही महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। बेडरूम की दीवार पर एक अजनबी परछाई रोज किसी न किसी वक्त आ जाती, बिना किसी प्रकाश स्रोत के। आयुष, तुमने वो परछाई देखी? क्या तुम फिर से अपनी फालतू बातों में लग गई हो सिया? ये सब तुम्हारा वहम है। मगर सिया जानती थी कि ये वहम नहीं है, किसी की मौजूदगी वहां है। तीसरी रात को जब सिया किचन में दूध गर्म कर रही थी, उसे लगा जैसे बाहर लॉबी में किसी औरत की साड़ी घसीटने की धीमी आवाज आ रही हो। वह डरते डरते बाहर निकली, मगर लॉबी खाली थी। फिर उसने देखा, सीढ़ियों पर आयुष खड़ा था, एकटक उसे देखता हुआ। आयुष, तुम यहां? मगर आयुष बिना जवाब दिए नीचे उतर गया और कमरे में चला गया। जब सिया अंदर आई तो देखा आयुष तो बेड पर सो रहा था। तुम सीढ़ियों पर क्या कर रहे थे अभी? आयुष चौंका। मैं तो यहीं था। मुझे नींद आ गई थी। शायद तुम्हें सपना आया हो। सिया की रूह सिहर गई। अगले दिन वह बंगले की पिछली अलमारी की सफाई करने लगी तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर लिखा था, वृंदा, 1971, मेरी कहानी जो किसी ने नहीं सुनी। सिया ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। पहले पन्ने पर लिखा था, मुझे यहां मेरे पति ने लाकर बंद कर दिया था। मैं एक नौकर से प्रेम करती थी और मेरे पति ने मुझे मार डाला, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी यहीं है। किसी दिन कोई और औरत इस बंगले में आएगी और वही मेरी कहानी पूरी करेगी। सिया कांप उठी। कहीं ये कहानी मेरी तो नहीं बन रही? रात को जब सिया ने ये डायरी आयुष को दिखानी चाही तो वो चुपचाप खड़ा रहा और फिर धीमे से बोला, क्या उसमें नौकर का नाम लिखा है? तुम कैसे जानते हो कि उसमें नौकर का जिक्र है? सिया का चेहरा सख्त हो गया। आयुष के चेहरे पर अजीब सी घबराहट आ गई। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। ठंडी शिमला की रात में, रात के 3 बजे, एक जोर की आवाज हुई, कांच के टूटने की। सिया दौड़ी बाहर। किचन की खिड़की टूटी पड़ी थी। वहीं पास में जमीन पर कोई कड़ा गिरा पड़ा था। वो वही था जो सिया ने शादी की पहली सालगिरह पर आयुष को दिया था। ये यहां क्या कर रहा है? आयुष ने तो कहा था वो खो गया। सिया को अब पक्का यकीन हो गया था, कुछ तो छिपा रहा है आयुष। सिया का दिमाग अब उलझने लगा था। आयुष की आंखों में डर तो था, लेकिन वो डर कैसा था? किसी आत्मा का या फिर अपने राज खुल जाने का? वो डायरी उसके सिर में जैसे गूंजने लगी थी। मुझे यहां मेरे पति ने लाकर बंद कर दिया था। मैं एक नौकर से प्रेम करती थी। सिया ने वो डायरी फिर से खंगाली। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, कर्ण, वो नौकर जिससे वृंदा प्यार करती थी। अब सवाल था, क्या आयुष और इस कहानी का कोई संबंध है? अगले दिन सिया बंगलों के तहखाने की ओर गई, जो अब तक बंद पड़ा था। चाबी आयुष की जैकेट की जेब में थी और उसने उसे चुपचाप निकाल ली। तहखाने का दरवाजा खुलते ही एक सड़ी गंध अंदर से उठी। नीचे पुराना फर्नीचर, जाले, धूल
और एक लकड़ी की संदूक। सिया ने संदूक खोली। उसमें कुछ पुराने कागज, तस्वीरें और एक मेडिकल फाइल। फाइल में लिखा था, पेशेंट नेम सिया मल्होत्रा, डिएग्नोसिस डिसोसिएटिव एपिसोड्स, प्रेस्क्राइब्ड फॉर 2 weeks साइकियाट्रिक ऑब्जर्वेशन, लोकेशन शक्ति वेलनेस इंस्टीट्यूट गुरुग्राम। सिया की आंखें फैल गईं। ये मेरा नाम, ये फाइल क्या है ये? उसके हाथ कांपने लगे। मुझे तो कभी भी कोई इलाज नहीं मिला, फिर ये फाइल? उसी संदूक में एक पुरानी तस्वीर भी मिली। एक औरत जिसकी शक्ल हैरान कर देने वाली थी, बिल्कुल सिया जैसी। तस्वीर के पीछे लिखा था, वृंदा मल्होत्रा 1970। सिया अब उलझ गई थी। क्या मैं ही वृंदा हूं? क्या मेरा कोई जुड़ाव है इस जगह से? या आयुष ने मेरे साथ कोई खेल खेला है? जब वो ऊपर लौटी तो आयुष सामने खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध था। तुम तहखाने में गई थी? हाँ, और मुझे सब कुछ मिल गया। वो मेडिकल रिपोर्ट, वो तस्वीर। आयुष ने गहरी सांस ली। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब बताया जाए। उसकी आवाज भारी हो गई थी। तुम 2 साल पहले मानसिक रूप से टूट चुकी थीं सिया। तुम्हें ऐसी चीजें दिखती थीं जो असल में नहीं थीं। तुमने मुझे मारा भी था। मुझे लगा था कि तुम कभी नहीं लौटोगी। झूठ! सिया चीखी। मैं तुम्हें ठीक करना चाहता था, इसीलिए तुम्हें यहां लाया। वृंदा की कहानी, वो तुमने अपने दिमाग में बना ली है। नहीं, तुम मुझे पागल साबित करना चाहते हो। सिया की आंखों में अब गुस्सा था और डर भी। रात को जब सब सो रहे थे, सिया ने फिर डायरी पढ़नी चाही, मगर डायरी गायब थी। आयुष कमरे में नहीं था। उसने आवाज दी, आयुष। तभी उसे स्टडी रूम से धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। वह धीरे से वहां पहुंची और दरवाजा थोड़ा सा खोला। आयुष फोन पर बात कर रहा था। हाँ, वो अब पूरी तरह उलझ चुकी है। यादें लौटने लगी हैं, लेकिन खतरा है। अगर उसे सब याद आ गया तो मैं नहीं बचूंगा। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये सब तुमने ही किया है, लेकिन क्यों? रात के ठीक 3:30 बजे बंगले के दरवाजे पर दस्तक हुई। 3 बार। ठक ठक ठक। सिया हड़बड़ाकर उठी। इतनी रात को कौन हो सकता है? जब उसने दरवाजा खोला, सामने एक अजनबी खड़ा था। करीब 50 साल का, लंबा पतला, गहरे भूरे कोट में लिपटा हुआ, और उसकी आंखों में किसी पुराने समय का दर्द। क्या आप सिया हैं? जी, आप कौन? मेरा नाम है समर वर्मा। मैं आपका केस हैंडल कर रहा था, गुरुग्राम के शक्ति वेलनेस इंस्टीट्यूट में। सिया सन्न रह गई। मगर मैंने तो कभी आपको नहीं देखा। देखा था, पर आप भूल गईं। सिया ने उसे अंदर बुला लिया। समर ने टेबल पर बैठते हुए डायरेक्ट सवाल किया, आपको क्या लगता है, आप बीमार हैं? नहीं, सिया का जवाब तेज था। मगर मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ मानसिक खेल खेल रहा है। समर ने धीरे से मुस्कुराते हुए एक रिकॉर्डर डिवाइस टेबल पर रखी। सुनिए। रिकॉर्डिंग चालू हुई। एक महिला की आवाज, मुझे लगता है मैं वृंदा हूं। मैं किसी और जिंदगी की परछाई महसूस करती हूं। मुझे लगता है मेरा पति मुझे मार देगा। मैं किसी और से प्यार करती हूं, लेकिन मुझे याद नहीं आता कौन है वो। सिया चौंकी। ये मेरी आवाज है? समर ने सिर हिलाया। जी, ये आपकी ही रिकॉर्डिंग है, जब आप हमारे पास थीं। सिया का दिमाग अब झंझना उठा। तो मैं बीमार थी, मगर अब तो सब ठीक है ना? समर ने गहरी सांस ली। कभी कभी जो हम सोचते हैं कि सच है, असल में वो हमारे दिमाग की संरक्षित कहानी होती है। आपको एक बार फिर से अपनी यादें जांचनी होंगी। मगर आयुष, वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसने कहा कि अगर मुझे सब याद आ गया तो वो नहीं बचेगा। समर अब चुप हो गया। फिर उसने जेब से एक तस्वीर निकाली। तस्वीर में सिया थी, मगर उसके साथ एक और आदमी था। आयुष नहीं, बल्कि कोई और। ये कौन है? सिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये आपका असली पति है सिया। नाम था कर्ण मेहता, और वो 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? आयुष मेरा पति है,
डॉ समर ने सिर झुकाया। आयुष, उस समय आपके मनोचिकित्सक थे। आपने कर्ण की मौत के बाद उन्हें ही मानसिक रूप से पति मान लिया और उन्होंने शायद इसका फायदा उठाया। अब तक सिया की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसका सिर घूमने लगा। तो ये सब सच है? कर्ण मर चुका है और आयुष? डॉ समर ने एक और दस्तावेज बढ़ाया, एक कोर्ट केस की कॉपी। डॉक्टर आयुष शर्मा, accused of manipulation of patient under psychiatric care. Allegations include emotional exploitation and unauthorized custody of patient post-therapy. ये केस कोर्ट में पेंडिंग है, डॉक्टर बोले, मगर आपकी गवाही के बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे। अब सिया के सामने दो रास्ते थे, सच का सामना करना, अपने अतीत को स्वीकारना, कर्ण की मौत और आयुष की चालों को उजागर करना, या फिर से उसी मानसिक भूल भुलैया में उलझ जाना जहां प्यार, धोखा और भ्रम एक ही चादर में लिपटे हैं। उस रात सिया ने एक चिट्ठी लिखी। शायद मैं वृंदा नहीं, मगर वृंदा भी एक औरत ही थी, जो प्रेम करना चाहती थी, जो सच्चाई जानना चाहती थी। मैं अब झूठ के साथ नहीं रह सकती। मैं अपना सच खुद ढूंढूंगी, चाहे वो जितना भी दर्दनाक क्यों न हो। रात बीत गई, लेकिन नींद सिया की आंखों से दूर थी। वो पूरे वक्त उस तस्वीर को देखती रही, कर्ण और उसकी मुस्कुराती हुई खुद की तस्वीर। ऐसी मासूम हंसी जिसे आयुष के साथ बिताए 3 सालों में उसने कभी महसूस नहीं किया। सुबह होते ही उसने तय किया, अब और नहीं। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाने वाली थी। डॉ समर ने उसे पहले ही एक कॉर्ड दिया था, जब भी तैयार हो बस कॉल करना। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर से उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी, दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। सिया चौंकी। क्या ये दरवाजा तो? तभी पीछे से आयुष की आवाज आई, तुम कहीं नहीं जा सकती सिया। सिया पलटी। आयुष की आंखों में अब वो पति वाला प्रेम नहीं था, बल्कि एक सर्द, नियंत्रित, भयभीत करने वाली शक्ल थी। तुमने डॉक्टर को बुलाया, तुमने मेरी फाइलें देखीं और अब तुम मेरे खिलाफ जाने वाली हो। सिया की सांसें तेज हो गईं। तो सब सच है? तुमने मेरा इलाज किया और मुझे अपनी बीवी समझ लिया? आयुष चुप रहा। और कर्ण, क्या उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी या तुमने कुछ किया था? आयुष ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण तुम्हारे लायक नहीं था। वो तुम्हें नहीं समझता था। जब तुम मेरे पास आई थीं, टूटी हुई, बिखरी हुई, तब मैं ही था जिसने तुम्हें संभाला। और हां, मैंने तुम्हें अपने पास रखा, क्योंकि तुम ही मेरी होनी चाहिए थी। सिया ने अब पीछे हटना बंद कर दिया। अब वो डर नहीं रही थी। अब वो जान चुकी थी कि वो शिकार नहीं, गवाह है और शायद इंसाफ का जरिया भी। तुमने मेरी जिंदगी को अपनी थेरेपी बना दिया। मुझे यकीन नहीं आता तुम डॉक्टर कहलाने लायक हो। आयुष गुस्से में बिफर पड़ा। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ा। मेरा करियर, मेरा नाम, सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए। नहीं आयुष, तुमने कुछ नहीं छोड़ा, बल्कि मुझे मुझसे ही छीन लिया। तभी फोन बजा। डॉ समर का कॉल। आयुष ने झपट कर फोन उठाया और दीवार पर पटक दिया। अब कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। सिया जान गई, उसे खुद ही खुद को बचाना होगा। तभी खिड़की की तरफ नजर गई। नीचे से एक गाड़ी का हॉर्न बजा। वो डॉ समर थे। वो पहुंच चुके थे बंगले पर। सिया ने एक झटके में खिड़की खोली और चिल्लाई, डॉक्टर, वो मुझे बंद करके रख रहा है। वो सब कुछ जानता है। नीचे से डॉ समर ने चिल्लाया, दरवाजा मत खोलो, पुलिस आ रही है। अब आयुष बौखला गया। तो अब ये होगा, तुम मुझे जेल भिजवाओगी? उसने सिया की तरफ बढ़ना चाहा, मगर सिया ने पास रखी मेज की दराज से एक पेपर कटर निकाल लिया। रुको आयुष, एक कदम भी बढ़ाया तो मैं चीखूंगी और इस बार तुम बच नहीं पाओगे। आयुष वहीं रुक गया। खिड़की के बाहर अब पुलिस की सायरन सुनाई देने लगी। कुछ ही मिनटों में दरवाजा तोड़ा गया और पुलिस ने आयुष को पकड़ लिया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी दीवानगी थी। वो मेरी थी, मेरी। मैंने उसे वापस जीना सिखाया। वो चिल्ला रहा था। सिया एक कोने में बैठ गई, थकी हुई, मगर अंदर से अब जाग चुकी थी।
कुछ दिन बाद वृंदा विला अब खाली हो चुका था। सिया अस्पताल में फिर से इलाज ले रही थी, मगर इस बार अपने फैसले से किसी के नियंत्रण में नहीं। डॉ समर ने उसे कहा, तुम बहादुर हो सिया, तुमने खुद को फिर से पहचाना। 1 हफ्ता बीत चुका था। आयुष अब पुलिस हिरासत में था। सिया हर दिन मानसिक थेरेपी के दौरान खुद से एक सवाल करती, क्या करण की मौत वाकई हादसा थी? एक दिन अस्पताल के गार्डन में टहलते हुए उसे डॉ समर ने पास आकर एक फाइल थमाई। मुझे कुछ मिला है। सिया ने उत्सुकता से फाइल खोली। उसमें एक पुराना न्यूज़पेपर क्लिपिंग था। करण मेहता 34 died in a tragic highway accident late night. His car lost control on a sharp turn near Kasauli. Investigations concluded brake failure. Wife Shya Mehta was undergoing psychiatric treatment during the incident. सिया ने पढ़ा और एक शब्द पर अटक गई, ब्रेक फेलियर। लेकिन कर्ण की कार तो नई थी, वो बहुत सावधानी से गाड़ी चलाता था। सिया बुदबुदाई। डॉ समर ने धीमे से कहा, तुम्हें याद है आयुष तुम्हारे इलाज के समय कई बार कर्ण से मिलने जाता था? सिया का चेहरा सख्त हो गया। हाँ, वो कहता था कर्ण को समझाना जरूरी है कि मैं बीमार हूं। डॉ समर ने फाइल का अगला हिस्सा खोला। एक गाड़ी सर्विसिंग रिपोर्ट जो करण की मौत से 2 दिन पहले की थी। नो इश्यू फाउंड इन ब्रेकिंग सिस्टम, ऑल पार्ट्स इन वर्किंग कंडीशन। और नीचे एक लाइन, एक्सेस ग्रांटेड फॉर सर्विसिंग पिकअप बाय डॉक्टर आयुष शर्मा। सिया का दिल बैठ गया। तो आयुष ने गाड़ी ली थी? हमें शक है, डॉ समर बोले, कि आयुष ने गाड़ी की ब्रेक लाइन में छेड़छाड़ की थी। करण के रास्ते से हटते ही उसने तुम्हें पूरी तरह अपना बना लिया। अब सिया का सिर चकरा रहा था। मैंने सब कुछ खो दिया था, मगर पता ही नहीं चला कि किसने छीना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार आंसू कमजोरी के नहीं, न्याय की आग के थे। कुछ दिन बाद सिया कोर्ट में गवाही दे रही थी। मुझे देर से समझ आया, लेकिन अब मैं साफ देख सकती हूं। आयुष ने मेरे पति को मुझसे छीना, मेरे दिमाग को कब्जा किया और मेरी पूरी जिंदगी एक पिंजरे में बदल दी। पूरा कोर्ट रूम खामोश था। अब मैं एक आवाज हूं उन सभी के लिए जो किसी रिश्ते की आड़ में कैद कर दिए जाते हैं। आयुष को सिर्फ मानसिक उत्पीड़न नहीं, बल्कि करण की संदिग्ध हत्या में भी आरोपी बनाया गया। मुकदमा लंबा चला, मगर सिया हर दिन अदालत में मौजूद रही, क्योंकि अब वो वृंदा नहीं, बल्कि अपने ही सच की गवाह बन चुकी थी। परछाई रिश्तों की दी एंड। तो कैसी लगी आज की कहानी? आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे हम चैनल को बेहतर बना सकें। तब तक हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।